आइए पढ़ते हैं विषय हिंदी कक्षा 8 की पुस्तिका वसंत से पाठ 3 बस की यात्रा के लेखक है श्री हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और उनकी मृत्यु का समय है 10 अगस्त 1995। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे वे, और उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया, कास्ट टाइप, ठीक है, और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। हंसी मजाक में अपनी बात व्यंग्य और कटाक्ष में कह देना उनकी बहुत सुंदर, उनकी लैंग्वेज की भाषा की खूबी है। हमारे मन में गुदगुदी ही नहीं पैदा करती बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी और राजनैतिक व्यवस्था के में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक जो पाखंड है और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन पर्यंत पर भी उन्होंने कोटिवार पहचान है। उन्हें उड़ाते कई चीज़ों का सत्सद विवेक बुद्धि से उन्होंने रचना की है और उनकी रचनाएं अद्भुत है। उनकी भाषा शैली में एक अपनापन महसूस करेंगे जब आप पाठ पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। यानी इतना कि वो लेखक और आप पाठक जो हम पढ़ रहे हैं तो हम समरस हो जाते हैं उनकी इमोशन और भावनाओं से कि वो कितना सही बोल रहे हैं। आइए पढ़ते हैं अब पाठ 3 बस की यात्रा। बस की यात्रा में देखेंगे हम कि लेखक 5 मित्रों ने तय किया था कि वो शाम की 4 बजे की बस से चले, ठीक है, और उन्हें कहाँ जाना था? पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, यानी करीबन 5 बजे। और पन्ना भी मध्य प्रदेश में है, इसके बाद सतना भी मध्य प्रदेश का ही एक शहर है और जबलपुर भी है। और उन्हें पन्ना से वे निकले ताकि सतना से वह जबलपुर जाने के लिए उन्हें ट्रेन मिल सके, तो वह रात को यात्रा कर कर सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को बहुत सुबह काम पर हाजिर होना था। 7 बजे की हो सकती है, 9 बजे की, 10 बजे की, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि पन्ना से जो बस जाती है सतना के लिए तो वो ज़रा बड़ी ही खस्ता हालत है, और इसलिए जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा कि भाई तुम ये बस से मत निकलो, सवेरे निकल जाओ। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, बस का ही ज़रा समस्या है। पर फिर भी ये जो नौजवान हैं इन्होंने सुना नहीं और ये आगे बढ़ गए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बूढ़ी हालत में थी, खस्ता हालत थी, सारे पार्ट टूटे थे, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, बहुत ही एजेड बस थी, यानी टूटी और खस्ता हाल में थी, और इतनी यात्रा, इतनी यात्रियों को लेकर वो कर सकेगी, इसमें ज़रा शंका थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि इसे बेचारी को कष्ट होगा। देखिए, हमने पढ़ा है कि लेखक किस तरह से कटाक्ष करते हैं। हंसते हुए अपनी बात उन्होंने कह दी। यह बस पूजा के योग्य थी, इतनी खस्ता हाल हो गई थी। देखिए, आपको चित्र में भी हमको दिखाई देता है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है ना। यह बस तो बेचारी की कितनी उम्र हो गई। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, ठीक है। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? देखिए, क्वेश्चन मार्क है, कितना आश्चर्यचकित और किस लहजे में लेखक ने पूछा है कि यह बस चलती भी है। वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अपने आप ही चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने फिर देखिए यहाँ व्यंग्य किया है कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। जो उनका एक मित्र था जो कि डॉक्टर था, वो कहने लगी कि चलो यार, बहुत बार गई है ये बस और इसमें डरने की कोई बात नहीं, रोज़ ही आ रही जा रही है, चलो चलते हैं।
नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई बस शायद बिगड़ जाए पर ये तो पुरानी है, इसलिए कुछ नहीं होगा। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी जैसे कि हम उसके बच्चे हो। और लेखक का इस बात को सुनकर वो क्या हो जाते हैं, उनके मित्र भरोसे में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देखने लगे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। कितनी हंसी, यानी कि पता नहीं जा पाए या नहीं, इस तरह से वो बाय कर रहे धीरे धीरे हाथ से कि उन्हें लग रहा है कि शायद अब लेखक से उनकी मुलाकात कभी ना हो। और आंखें से, उनकी आंखों के जो भाव थे वह भी लेखक ने पढ़ लिए थे। और उन्हें लग रहा था वो जैसे वो कह रही हो लेखक को कि भैया दुनिया में आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। फकीर यानी भिखारी। आदमी को कूच करने के लिए एक कारण चाहिए, यानी इस दुनिया से निकलने के लिए मृत्यु एक कारण है ना। किसी भी रीज़न है, आप कहीं से कुछ हो रहा है, साइकिल चल रहे हैं, आप सोए हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप यूं ही 10 मिनट गए कहीं, कोई भी घटना से आप इस दुनिया से परलोक सिधार सकते हैं। तो उनका वही तात्पर्य है कि किस तरह से आप इस दुनिया से विदा हो उसको आप बता नहीं सकते। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इस बात पर लेखक ने आश्चर्य व्यक्त किया है। लेखक को लगता था कि ये तो म्यूज़ियम में रखने लायक बस है, लेकिन और इसलिए अपने हर सेंटेंस जो उन्होंने रचना की है उससे वो बताना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से वो अनुभव कर रहे थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, खिड़की में कांच थे और वो टूट गए थे क्योंकि इतने सालों की बस है। तो भागीदार ने क्या किया, जो हिस्सेदार है वो उसको मरम्मत करवाते, उसको पेंट करवाते, उसकी हमेशा से है ना कुछ उसका ऑयलिंग कराते रहते, नया नवेला उसमें पेंटेड होना, उसके टायर बदले जाना, चीज़ें सीट कवर उसको फोमिंग करना, ये सब चीज़ें अगर होती तो डेफिनेटली बस जो है टिकी रहती, नई बनी रहती। किसी भी चीज़ की जो है हमें देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। जब हम देखभाल करते हैं तो चीज़ हमेशा नई बन जाती है। घर को भी हम साफ़ करते हैं, चीज़ों के लिए करते हैं, स्वयं की शरीर की देखभाल है ना, मन आत्मा और शरीर की देखभाल भी उसी तरह होनी चाहिए। और उसमें भी हमेशा नया नया कुछ चीज़ें हम उसकी साफ़ सफाई और उसको ठीक करते रहने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं क्योंकि पूरे आवाज़ हो रही थी बुरी तरह। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उन्हें हमसे बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए कि पता नहीं कौन सा कांच का टुकड़ा आके कांच में, मुंह में, कान में लग जाए। इस बात का लेखक को डर लग रहा था। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सीट हमारी इंजन की, क्योंकि एक ऐसी अजीब सी आवाज़ होती है पुराने इंजन की, तो काफ़ी वो डर रहे थे कि शायद क्या है इंजन उनकी ही सीट के नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी। वो एक आवाज़ की उसने और जिस तरह से वो चली तो लेखक को विश्वास हो गया कि बस चलती भी है। और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी ये जो एयर दिखा रहे 1942 और उसके बाद का, ये दिखाकर वो यही बताना चाहते हैं कि ये बस का तब से चल रही होगी, यानी करीबन 60-70 साल ये लेखक को लिखे तक, 50 साल, अगर चैप्टर 10-20 साल पुराना भी है ना, तो भी वो कह रहे हैं कि शायद इतनी पुरानी बस, एक तरह से वो एज ही बताना चाहते हैं। असहयोग आंदोलन दांडी यात्रा से संबंधित है कि हम किसी तरह से अंग्रेज़ों को किसी भी इसमें मदद नहीं करेंगे। उसका एज 1930 दिखाई है। नमक यात्रा जिसे कहेंगे न, कि नमक को महंगा कर दिया गया था, तो भारतीय आदमी तो नमक रोटी भी खा लेता है ना, और वो नमक को भी छीन लेंगे, ऐसा कुछ उसे रोज़ पदार्थ नहीं चाहिए। प्याज, नमक और रोटी से भी पेट भरने की वो सोच रखता है। और जिसके पास इतना लंबा समुद्री पट्टा हो, है ना, उसको नमक से दूर रखा जाए, नमक न मिले, ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसी तरह का आंदोलन है कि जिसमें उन्होंने विनय के साथ अवज्ञा का आंदोलन छेड़ दिया और किसी भी तरह से अंग्रेज़ों की मदद और सहयोग न करना ही उन्हें सही लगा गांधी जी को, और सब ने उसमें उन्हें साथ दिया। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
दौर से गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था उसे एक दूसरे से पार्ट जो है हेल्प नहीं कर रहे एक दूसरे को। जब एक चेन होती है ना, जब दूध वाला दूध ला के देता है तभी चाय बनती है, तभी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं खा पी कर तंदुरुस्त होकर। तो ये एक चेन है। तो लेखक उसी चेन के बारे में बता रहे कि अगर ये चेन टूट जाएगी तो ये सहयोग कर रहे एक दूसरे को, है ना, सहयोग कर रहे हैं तो चीज़ें बराबर चल रही है और सबकी ज़रूरतें भी पूरी होती है इस सहयोग के द्वारा। पर यहाँ पर जब वो बस में बैठे हैं तो किसी तरह का भी सहयोग उनको नहीं हो रहा। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गया, तो कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। हम समझ में नहीं आता था हमें कि सीट पर हम बैठे हैं कि सीट हम पर बैठी है। अब तक के लिए यहीं तक। आपको इस पार्ट को भी पूरी तरह से रीडिंग करके रखना है ताकि आपका क्या हो, रीडिंग अच्छी तरह हो। कठिन शब्दार्थ हमने देखे। हाजिर, उपस्थित, फकीर, भिखारी, हिस्सेदार अर्थात भागीदार। अब आइए जो पढ़े हम उस पर हम पठित अंश को देखेंगे, प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पांचों मित्रों ने क्या निर्णय लिया? लेखक को कहाँ से कहाँ जाना था? बस की अवस्था कैसे थी? बस के पार्टनर ने क्या कहा? बस में जाते हुए लोग लेखक को कैसे देख रहे थे? लेखक को सीट के बारे में क्या समझ नहीं आ रहा? 2 बार इस वीडियो को सुनने के बाद कृपया मुझे अभी आप इसके उत्तर आपको देना है।